नमस्कार जी, मैं नारायण लाल खारवल, आदर्श विद्या मंदिर करड़ा, जिला भीलवाड़ा। आज मैं आपके बीच में विज्ञान और भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई विषय पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज कुछ बच्चों की, कुछ भैया बहनों की मांग थी कि भाई आप ऐसा कीजिए कि हमको एपरी में सिद्ध करना सिखाइए। तो मैंने कहा कि आप एपरी में सिद्ध करना सीखना है तो आप ऐसा कीजिए कि मेरा यूट्यूब चैनल जाइए, उस यूट्यूब चैनल देखना, मैं वीडियो वहाँ पर बना के डाल रहा हूँ। तो उसी को ध्यान में रख करके आज क्या हुआ कि मुझे ठीक है यूट्यूब पर मतलब संख्याओं को अपरिमेशित करना बताने के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ और वो वीडियो मैं आपके बीच में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अभी कक्षा 10 की जो दूसरी प्रश्नावली सहित वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या के अंदर वो एक्सरसाइज है जिसके अंदर संख्याओं को अपरिमेशित करना है, वो सीखा जा रहा है। क्योंकि 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा हुई भी नहीं है तो ऐसा है कि ये सवाल आपके काम भी आ सकता है। दो चार बार पिछले सालों के अंदर बोर्ड में आ भी गया है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्याएं हैं, या रूट 5 प्लस रूट 2, या 5 माइनस रूट 2, या 5 रूट 2, ठीक है 5 गुना रूट 2, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ऐसे सवाल परीक्षा में आते रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले वो बेस बताता हूँ, वो आधार बताता हूँ जिसके जानकारी दिमाग में है, इसलिए मैं सवाल कर पाता हूँ। तो वो पहले वो कौन सी आधार है जिसका मेरे दिमाग में है कि इसका ध्यान में रखकर मैं सवाल कर सकता हूँ, पहले मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। तो पहले आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, एक जानकारी तो ये, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मतलब अगर आपको पता है तो सवाल को इस प्रकार के सवाल को हल करने में आपको सुविधा रहेगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं परिमेय का मतलब क्या है, जिसको a बटा b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। a बटा b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें b जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिसको a बटा b के रूप में, भिन्न के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। और जिसे a बटा b के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते, वह संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिसको a बटा b के रूप में फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। और यहाँ पर जो a व b क्या है, a व b दोनों जो है वो सह अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब a व b दोनों क्या है, अभाज्य है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। अभाज्य संख्या कहा जाएगा उस संख्याओं को जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये क्या बेसिक जानकारी है, सवाल हल करने से पहले अगर आधार मजबूत होगा तो आनंद आ जाएगा। एक फिर क्या है, एक प्रमेय काम आती है अंक गणित से जुड़ा हुआ। वो प्रमेय क्या है, वो प्रमेय ये बताता हूँ। अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे मैंने अभाज्य संख्या ले ली a, ठीक है, अगर a कोई भी अभाज्य संख्या है और उस अभाज्य संख्या का किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में, हालांकि मैंने धनात्मक पूर्णांक ले लिया q, अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में जाता है तो उस धनात्मक पूर्णांक में भी जाएगा। ये प्रमेय भी हमारे को अपरिमेय सिद्ध करने में, सवाल अगर हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5 वाले को, तो ये हमारी प्रमेय भी काम आएगी। ये कौन सी प्रमेय काम आएगी, ये सुनिए, दोबारा सुनिए केवल, अगर कोई अभाज्य संख्या का भाग किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में जाता है तो क्या होगा, उस धनात्मक पूर्णांक में भी जाएगा। तो इस प्रमेय और इस जानकारी को ध्यान में रख करके मैं संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कर सकता हूं। तो चलिए कौन से सवाल, एक सवाल लेकर के इस जानकारी को मैंने कैसे उपयोग किया वो जानकारी मैं आपको बताता हूं, और परीक्षा में आने लायक सवाल को मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता हूं जी। चलिए, हाँ जी, तो चलिए आपके सामने एक सवाल आया, परीक्षा अभी किताबों के अंदर भी होगा और बड़ा फेमस सवाल भी है कि आया सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 है, किसी का रूट 2 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है। सिद्ध कीजिए कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे सामने सवाल कौन सा है, हमारा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवालों का जवाब लिखते समय, ऐसे सवालों की बहुपति लिखते समय आप लोग ये ध्यान में रखें कि आपको जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय मान के सवाल आगे शुरुआत करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय संख्या मान करके सवाल को शुरू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका हल स्टार्ट करते हैं, इसका उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है जी, मानना की रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसको परिमेय मान करके जवाब की शुरुआत करनी है। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है
अगर मानने के बाद तो हम क्या जानते हैं, परिमेय संख्या वो होती है जिसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः a बटा b बराबर √3। यहाँ टिप्पणी ये कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो a व b दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब a भी अभाज्य है और b भी अभाज्य है और b जो है वो 0 नहीं है। ये जानकारी होगी। इसका मतलब क्या? चलिए ये √3 है क्या परिमेय संख्या। अब शुरुआत कीजिए, जिसको एक परिमेय सिद्ध करना है उसको आपने क्या कर लिया, परिमेय मान लिया। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है इसको a बटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बटा b बराबर √3। ये आपने लिख लिया। अगर आपने शुरुआत ऐसा भी करोगे तो पाव आधा नंबर तो आपको इसी चीज का मिल जाएगा। फिर सवाल आगे बढ़ता क्या थे, a बटा b बराबर √3। यहाँ पुतली जिसके नीचे मैंने 1 लगाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको गुणा इससे, इसका गुणा इससे, मतलब मैंने वज्र गुणन किया। तो वज्र गुणन से क्या हुआ, a का गुणा तो 1 से हुआ, तो a 1 जा a, इसका मतलब a 1 का 1 और b का गुणा किससे हो गया, √3 से, तो ये b √3। यहाँ तक हमारा सवाल बन गया। आगे देखिए हो गया। फिर क्या कीजिए आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपने इस a का भी वर्ग किया और b √3 का भी आपने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ये तो क्या a स्क्वायर, इसको आगे लिखा था √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर होगा 2, √5 का स्क्वायर होगा 5, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 3 ये b स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर आप इस प्रमेय को उपयोग कीजिए, 3 आप समझते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या है। आप यहाँ तरफ आइए, यहाँ पर a स्क्वायर है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें a स्क्वायर है। इसका मतलब है कि आपने प्रमेय लिखी तो प्रमेय उपयोग कर रहे हैं, √2 √3 √5 √7 से जुड़ा हुआ सवाल अगर आ जावे तो ही ये प्रमेय काम आएगी। प्रमेयानुसार आप लिख दे सकते हो कि प्रमेयानुसार हम जानते हैं कि we know that, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में जाता है तो उसमें भी जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि 3 यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है, मैंने कहा था ये प्रमेय आपके काम आएगी, ये प्रमेय यहाँ काम आ रही है। ठीक है, अगर 3 यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। अब आप सवाल कैसे आगे बढ़ा है आप लोग देखते जा रहे होंगे, साथ के अंदर विभाजित करेगा, और इसको आपने समीकरण नंबर दे दिया 1। दोबारा देख लीजिए आप लोग, ठीक है, दोबारा देख लीजिए आप लोग। हम जानते हैं प्रमेयानुसार, हम जानते हैं कि 3 यदि a स्क्वायर को उसके वर्ग में जा रहा है तो संख्या में भी उसका भाग जाएगा। अब आगे कैसे बढ़ाओगे सवाल को, अब आगे आप कैसे बढ़ाएंगे देखिए। अब आप आगे कैसे बढ़ाओगे, यहाँ पर जो a है उसको कुछ मानना है वो समझना जी। ठीक है, अब अगर माना कि यहाँ पे √5 है तो क्या जाएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, a बटा b बराबर √5, रोज गुणा किया तो a बराबर b √5। यहाँ अगर आ गया तो a स्क्वायर b √5 का स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर और यहाँ पर क्या दिया 5b स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखोगे, 5 यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, अगर यहाँ पर √3 की जगह √5 लिखा हुआ है तो। बाकी तक √7 का सब 3 का सारा आएगा। ये तो आप जानकारी आपको बाद में पूरा सवाल करने के बाद वापिस रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद a को कुछ मानना है। a को क्या मानना है, ठीक है, मानना कि a बराबर 3c, यहाँ पर c क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, √5 वाले में a बराबर 5c मान लेना। ठीक है, अगर √7 वाला है तो a बराबर 7c मान लेना, c कोई भी पूर्णांक है, और अगर √2 वाला है तो a बराबर 2c मान लेना। अगर आपने ये माना तो अब देखिए क्या, इस a की जगह आपने क्या कर दिया, 3c स्क्वायर कर दिया, ये a की जगह आपने क्या कर दिया, 3c स्क्वायर कर दिया, बराबर क्या कर दिया आपने 3b स्क्वायर। अब इसको खोला आपने तो 3 तारीख 9, 3 3 9 होता है, 3 का 3 से गुणा 9 होता है, और 3c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अब आपने काटा 3 एकम 3, ये b स्क्वायर रह गया, और 3 तारीख 9, तो 3 एकम 3 का पावड़ा 3 बार बोलते तो 9 आ जाते हैं। ये लीजिए, इसका मतलब अब ये 3 का भाग कहाँ जाएगा, अब b में जाएगा। ठीक है, तो वही प्रमेयानुसार हम क्या जानते हैं, प्रमेयानुसार हम जानते हैं, वो हम क्या जानते हैं, जो आप देखिए, प्रमेयानुसार हम जानते हैं कि 3 यदि इसको b स्क्वायर को
विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। इसको आपने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब आप देख लीजिए, ठीक है, 3 यदि पहले ए में चला गया 3 का भाग, अब यहाँ इस समीकरण के अनुसार कहाँ चला गया, बी में चला गया। अब मैंने यहाँ लिखा, आप देखिए थोड़ा कम बचा, लेकिन इसी के अंदर हम इसको लेकर के आ जाएंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 से पूर्णांक ए व बी में उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि 3 का भाग ए में जा रहा है, ठीक है, और समीकरण नंबर 2 के साथ 3 का भाग बी में जा रहा है। इसका मतलब ए व बी दोनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है, उभयनिष्ठ गुणन का मतलब ये है। और इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब आप आगे की तरफ बढ़े तो देखिए क्या है। अब लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जो समझिए, लेकिन हम जानते हैं, वो हम क्या जानते हैं उसकी लैंग्वेज समझना। हम जानते हैं कि चूंकि अब यहाँ आप आइए, यहाँ आपने लिखा, इसको परिमेय मान के सवाल चालू किया, a बटा b बराबर √3 लिखा, फिर मैंने कोष्टक ब्रैकेट में कुछ जानकारी पे कर रखी है। यहाँ पर लिखा, यहाँ पर a व b है अभाज्य पूर्णांक है, और अभाज्य संख्याएं वो होती है, मतलब a भी अभाज्य है और b भी अभाज्य है। इसका मतलब अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। इसका मतलब a और b के अंदर जो उभयनिष्ठ गुणन होना चाहिए वो एक होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्या है दोनों, तो इसमें भी एक का भाग a में जाएगा, एक का भाग b में जाएगा। इसका मतलब समझिए। लेकिन हम जानते हैं कि पूर्णांक a व b में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। समीकरण नंबर इसको दे दिया आपने 4। अब आप देखिए समीकरण नंबर 3 तो कह रहा है कि पूर्णांक ए व बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, और लेकिन समीकरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि पूर्णांक ए व बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अभाज्य पूर्णांक है इसलिए, ठीक है, एक होना चाहिए। इसका मतलब समीकरण नंबर 3 में 4 में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, कि भाई ये तो कह रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ये कह रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। इसका समीकरण नंबर 3 में 4 में क्या हो रहा है, तो समीकरण नंबर 3 व 4 में विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है। विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है। अगर विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है, ठीक है, समीकरण नंबर 3 व 4 में विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है। इसलिए जहां विरोधाभास की, इसकी जो पूरी तरह अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का सिंपल फंडा है कि आप विरोधाभास की स्थिति प्रकट कर लीजिए, वो संख्या अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो मतलब विरोधाभास युक्ति द्वारा उत्पत्ति होती है अपरिमेय संख्याओं की। दोबारा बोलो, मैं विरोधाभास युक्ति द्वारा उत्पत्ति होती है, आप विरोधाभास प्रकट कर चुके तो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समीकरण नंबर 3 व 4 में विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो गया इति सिद्धम, और आपका सवाल यहां पर खत्म हो गया। तो आप देखिए पूरा सवाल, अगर बाई चांस आप समझ लीजिए, यहां आता सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या लिखते हैं, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जिसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना उसको परिमेय संख्या मान के सवाल चालू करना होता है। तो आप लिखते हैं माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिखते हैं a बटा b बराबर √2, जहां पर a b सहभाज्य पूर्णांक है, b 0 नहीं है। फिर आप लिखते a बटा b बराबर √2 बटा 1, केची गुणा करते, वज्र गुणा करते, a का गुणा तो होता √2 से, और b सॉरी a का गुणा तो होता 1 से, और b का गुणा होता √2 से, a बराबर आता b √2, यहाँ आप वर्ग करते, यहाँ पर आता a स्क्वायर, यहाँ बराबर होता 2b स्क्वायर। फिर यहाँ प्रमेय अनुसार आप क्या लगाते हैं कि 2 यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 किसको करेगा, a को भी करेगा। फिर आप माना कि यहाँ पर a बराबर 3c नहीं मानते, फिर a बराबर √2 वाले सवाल में आप 2c मानते, फिर आप इसकी वैल्यू यहाँ रखते a स्क्वायर की जगह पर, तो आप क्या आता है, ये 2 दूनी 4 का स्क्वायर होता और ये यहाँ पर 2 रहता, ये कट होता तो यहाँ पर 2 बच जाता, फिर 2 का भाग किसमें जाता, b स्क्वायर में जाएगा, तो प्रमेय अनुसार 2 का भाग किसमें जाएगा, b में भी जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता, वहां पर √2 वाले सवाल में 2 होता। लेकिन हम क्या जानते हैं
कि दोनों अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, इसलिए उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। फिर हम क्या कहते हैं, यही लैंग्वेज वापस होती है। तो समीकरण नंबर 3 में 4 में क्या हो रहा है, विरोधाभास की स्थिति प्रकट हो रही है, और विरोधाभास की स्थिति प्रकट होने से √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी √3 की जगह √5 भी हो सकता है, और इसी √5 की जगह √7 भी हो सकता है। तो इस संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध हम कब कर सकते हैं, जब हम विरोधाभास की स्थिति प्रकट कर सकते हैं। विरोधाभास की स्थिति की युक्ति द्वारा हम संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ये तो केवल √2, √3, √5, √7 को कैसे लिखेंगे, अपरिमेय संख्या सवाल सिद्ध कैसे करेंगे, वो टेक्निक थी। अभी आगे हम आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर किसी रूट के साथ में कोई प्लस में संख्या जुड़ी है, जैसे 5 + √2, कोई माइनस में है 5 - √2, या कोई गुणे में है जैसे 5 √2, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कैसे किया जाता है, उसमें इस प्रकार की प्रमेय का उपयोग नहीं किया जाता है। आप जान चुके हैं कि जो अंडर में है जिसका वर्गमूल संभव नहीं है वो अपरिमेय होती है। तो उसी जानकारी को ध्यान में रख करके उसका थोड़ा टेक्निक अलग होती है, वो टेक्निक हम आपको बताते हैं। कुछ अलग सवाल आपके बीच में हम लेकर के आते हैं जी। चलिए जी, मैंने भी आपको सिंगल डिजिट मतलब √2, √3, √5, √3, √7 ऐसी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कैसे करना जाता है वो चीज बताई थी। अब आप देखिए √2 सिंगल नहीं है, उसके साथ प्लस में है, ठीक है। तो 5 + √2 इसको, या माइनस में है कुछ जैसे 5 - √2 इसको, या कोई गुणांक के रूप में है जैसे 5 √2, तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले तो मैंने √3 की संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का पूरा ब्लैक बोर्ड पढ़ दिया था। अब ये 3 सवाल को मैंने 3 ब्लॉक बना दिए। इसका मतलब केवल छोटी सी जानकारी लिखेंगे, विरोधाभास की स्थिति प्रकट करवाएंगे, विरोधाभास की युक्ति के द्वारा हम संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ये बात आपके दिमाग में रखना जी। तो आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने किया था। जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय मान करके सवाल को चालू करना है। तो स्टार्ट करता हूं मैं, सवाल देखिए आगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले माना कि ये माना कि 5 + √2 एक परिमेय संख्या है। आप लिख दिया ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो इनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः a/b बराबर 5 + √2, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर जो है या यहां पर a व b तो पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक या पूर्णांक है, और b जो है वो 0 नहीं है। यही जानकारी आपने यहाँ लिखी। यहां सिद्ध किसको करना है, 5 - √2 में सब सवाल एक साथ लिखोगे। 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना कि 5 - √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। a/b बराबर क्या है, 5 - √2। फिर यहां आपने यहाँ पे टिप्पणी की, यहां पर a व b क्या है, पूर्णांक है, और b जो है वो 0 नहीं है। यही जानकारी देखो। यहां किसको सिद्ध करना, 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो बेसिक चीज समझ लो आपको, जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय मान करके सवाल को चालू करना है। देखिए क्या जी, माना कि 5 √2 एक परिमेय संख्या है, तो अतः a/b बराबर 5 √2। यहां पर a व b पूर्णांक है, और b जो है वो 0 नहीं है। अब ये तो जानकारी होगी। अब आप सवाल आगे बढ़ाइए। देखिए इस सवाल में आपको करना क्या है, ठीक है। आपको ये जो इक्वल है LHS साइड, इसकी RHS साइड, मतलब ये बराबर के ये वाम पक्ष, ये दाया पक्ष जो भी है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको किसी वज्र गुणे से जाए तो वज्र गुणे से, पक्षांतर से जाए तो पक्षांतर से। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है, बाकी की संख्या को एक तरफ रखना है। जैसा कैसे देखिए कि a/b बराबर 5 + √2। अब यहां पर 5 प्लस में है, मैं पक्षांतरण से मैंने क्या किया, पक्षांतरण से मैंने ये काम किया कि पक्षांतरण से मैं 5 को इधर लेकर चला गया। तो ये क्या आ गया, a/b 5 इधर आ गया तो -5 बराबर √2। क्या हो गया मेरा काम, √2 RHS की तरफ अगला हो गया, बाकी ये मैंने ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया जी। चलिए जी काम करो। अब आप इस पे देखिए a/b बराबर 5 - √2। यहां पर भी मैं क्या करता हूं, पक्षांतरण करता हूं, लेकिन यहां क्या है कि √2 माइनस का है। तो मैंने क्या किया, पक्षांतरण करते समय ये ध्यान में रखा कि इस √2 को मैं इधर ले आया,
तो ये √2 इधर आने से प्लस का हो गया और a बटा b को मैं उधर ले गया तो 5 और ये a बटा b उधर गया तो माइनस के a बटा b हो गया और मैंने इनको ब्रैकेट में पे कर दिया। हुआ क्या कि बराबर की एक तरफ अंडर रूट की संख्या हो गई होगी √2 और बाकी की संख्या उधर चली गई। ये अलग हो गया, √2 इधर भी अलग हो गया, इधर भी अलग हो गया। ठीक है, √2 की कुछ आंकड़ा √3 √5 भी हो सकता है, ये अपने आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें यही काम हमने यहाँ किया, a बटा b बराबर 5 √2। यहाँ आपने क्या किया, वज्र गुणन किया और वज्र गुणन में आपने क्या किया, ये वाला काम किया कि 5 इधर चला गया, 5 को ही लेके केवल लेके देखो तो a बटा 5b बराबर √2, इधर भी √2 अकेला हो गया। अब आप लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक है इसलिए a बटा b माइनस 5 वे √2 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर ये पूर्णांक है और a बटा b के फॉर्म में है तो परिमेय संख्या होती है। a बटा b माइनस 5 वे √2 परिमेय संख्या होगी। इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 1। इसमें वो अंक गुणक वाली प्रमेय नहीं आएगी, जिसका भाग x स्क्वायर में जाता है वो a में आएगा, वो वाली प्रमेय से सिद्ध नहीं हो गई है। ठीक है, इसे इसका ये बात समझिए, ये की लैंग्वेज आने की है, चूंकि a व b पूर्णांक है इसलिए √2 व 5 माइनस a बटा b, ये जो वाला ब्रैकेट का वाला है, ठीक है, √2 व 5 माइनस a बटा b, b क्या होगी, ये मतलब √2 व 5 माइनस a बटा b परिमेय संख्या होगी। समीकरण नंबर इसको आपने दे दिया 1। यहां लिखा आपने, चूंकि सब सवाल में एक साथ लिख रहा हूं जैसे आपको ध्यान में रहे कि हाँ क्या काम हम कर रहे हैं, क्योंकि a व b पूर्णांक है इसलिए a बटा 5b व √2 परिमेय संख्या होगी। समीकरण नंबर 1। अब आप देख लीजिए, लेकिन हम जानते हैं, पहले जो हम जानते थे वो भाषा क्या थी, पहले वाले का मतलब जिसमें √2 √3 √5 √7 वो वाली भाषा, वो वाले सवाल अगर हो, अगर √2 √5 √7 अकेले नहीं है, सिंगल डिजिट में नहीं है, उनके साथ प्लस में माइनस में या गुणे में कोई चीज जुड़ी हुई है, तो उसमें ये ध्यान कर रखना है कि जो रूट में होता है जिसका वर्गमूल संभव नहीं है वो a परिमेय संख्या होती है। ये बात आपने सिद्ध किया, इसका मतलब आप जानते हैं, तो इसलिए, लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि √2 एक a परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने a परिमेय सिद्ध करके देखा था, या a परिमेय सिद्ध कर सकते हैं इसलिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या एक a परिमेय संख्या है। यही लैंग्वेज आपने लिखी है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक a परिमेय संख्या है। समीकरण नंबर 2, इसको भी आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, आप लिखिए इधर, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक a परिमेय संख्या है। लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप यहां देखेंगे कि एक तो कह रहा है कि संख्या उस मानने के कारण परिमेय है, और हम जो जानते हैं वो √2 क्या है, एक a परिमेय है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 में विरोधाभास स्थिति प्रकट हुई है, वो अलग प्रकार की हुई है, जो √2 √3 √5 वाले सवालों में ऐसे नहीं होती है। उसमें हम अंक गणित की जो प्रमेय है, उस प्रमेय का उपयोग करके, जिसका भाग a स्क्वायर में जाएगा तो a में भी जाएगा, उस वाली प्रमेय का उपयोग करके हम सवाल करते हैं। चलिए, तो अतः यहाँ पे समीकरण नंबर 1 व 2 में देखें, समीकरण नंबर, चूंकि समीकरण नंबर 1 व 2 में विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है। विरोधाभास ऐसा है कि एक समीकरण तो कह रही है कि √2 अपरिमेय है और एक कह रहा है कि परिमेय है। तो विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है, इसलिए ये जो ऊपर का आंकड़ा है कौन सा, 5 + √2 एक
अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास की स्थिति प्रकट करो और अपरिमेय सिद्ध करो। विरोधाभास की स्थिति प्रकट हुई और संख्या अपरिमेय सिद्ध हो जाती है। विरोधाभास मतलब की युक्ति के द्वारा उत्पत्ति कर सकते हैं हम लोग। 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें लिखो क्या लिखो? समीकरण नंबर 1 व 2 में विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है, इसलिए यहां पर मतलब चूंकि इसलिए ऊपर की जो विरोधाभास की स्थिति प्रकट हुई और संख्या अपरिमेय सिद्ध हो जाती है, इसलिए 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहां पर लिखो चूंकि इस वाले सवाल में समीकरण नंबर 1 व 2 में विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है, इसलिए ऊपर की जो संख्या है 5 √ 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 √2 पर एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया है ना। अब आप देख लीजिए, इसका मतलब है केवल √2 केवल √3 केवल √5 अगर ऐसी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध किया जाता है तो हमने पहले किया वैसे उस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। अगर इनके साथ प्लस में माइनस में गुणे में कोई हो तो ऐसे विरोधाभास की स्थिति प्रकट की जाती है और ऐसे सवालों को सिद्ध किया जाता है। तो आपको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना बोर्ड की राजस्थान की बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आता रहा है। आपको जरूर इस वीडियो से बना करके आप सीख सकते हैं। आप जरूर मेरे जो चैनल्स मैंने बना रखा है, जिस चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस विद नारायण खारोल, आप उस चैनल पर जा सकते हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, उस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। आपसे जुड़ा हुआ अगर कोई आपने कोई वीडियो देखा और आपको लगा कि आप तो पढ़ते नहीं हैं फिर भी आपने हमारे चैनल तक पहुंच गए आपका लिंक आ गया आपके माध्यम से, तो आप लोग उन भैया बहनों तक पहुंचाइए जो 10 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, 9 में पढ़ते हो, तो उनके लिए काम आता रहेगा। तो मैं नारायण लाल खारोल, राजा जी का करड़ा, जिला भीलवाड़ा।